हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपकी जो सीटेट की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में मात्र 1.5 से 2 महीना ही बचा हुआ है। क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है वो जुलाई में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये हमारा आज का क्लास तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल जो है 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आप एक भी जो वीडियो है वो मिस ना करिएगा, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि AITUC का स्थापना कब हुई थी। AITUC जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉरपोरेशन जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जो है इसके बारे में मैं पहले कुछ बता देता हूँ। AITUC का स्थापना जो है वो 1920 में हुआ था। और ये कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। साथ ही साथ इसका पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, या इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन गए। AITUC का स्थापना कब हुई थी? 1920 में। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? बम्बई में, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। 3 क्वेश्चन है ये। AITUC बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं ज़्यादा यहाँ पर कुछ इधर उधर की बातें नहीं करते, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो बहुत ही कॉस्टली है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंटेंट कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सभी का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप जो नोटबुक में है उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के समय आपको यही नोटबुक बहुत काम आने वाली है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी। डलहौजी जो थे वो कौन सी नीति अपनाई थी। तो देखिए डलहौजी जो है वो एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसी को हिंदी में हड़प नीति बोलते हैं। हड़प नीति या व्यापगत की नीति, ये 2 नाम जरूर आपको मिलेंगे, या तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प नीति, या फिर व्यापगत की नीति, ठीक है। ये किसने अपनाया था ये नीति? ये अपनाया था डलहौजी ने। इसको हड़प नीति क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो उस समय के राज्य होते थे, उस राज्य को हड़प लेता था। किसी को कुछ इल्ज़ाम लगाकर या किसी देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा करके उसको उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था। तो पूछा जाता है इससे क्वेश्चन कि डलहौजी ने हड़प नीति के दौरान सबसे पहले किस राज्य को अपने अंडर मिलाया था, किस जगह को? तो उसको बोलते हैं सतारा। सतारा जो है वो मुंबई में है। उसी सतारा को सबसे पहले ये हड़प नीति के तहत इसको अपना बनाया था, ठीक है। और इसी से क्वेश्चन आता है कि 1857 का जो युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसमें इसका भी एक कारण था। जैसा कि उसमें एक क्या कारण था, वो कारतूस वाली जो चर्बी वाली जो कारतूस थी उसके कारण तो हुई थी 1857। लेकिन और भी बहुत सारे उसके तत्कालीन कारण थे। उसमें से एक ये हड़प नीति जो थी, इससे क्या था, उस समय के जो राज्य के राजा लोग थे और जो वहाँ के जो भी वहाँ कार्यकर्ता लोग थे, ये इससे खपा रहते थे इस नीति के कारण। तो इसमें जो वहाँ की जनता जो है इसके अंदर में गुस्सा रहता था। तो 1857 का जब विद्रोह छिड़ा, उस समय इसका भी एक ये कारण था। वो कौन था? हड़प नीति, ठीक है। तो डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? हड़प नीति अपनाई थी, ठीक। और 1857 का युद्ध में इसका भी एक ये कारण, तत्कालीन कारण बना था। हड़प नीति को और क्या कहते हैं? व्यापगत की नीति, और इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एक क्वेश्चन और आता है कि डलहौजी ने किसे चेरी की उपाधि दी थी? चेरी की उपाधि किससे दी थी? तो ये जो है इलाहाबाद जो लखनऊ है उसको चेरी की उपाधि दी थी, उसको लूटने के लिए। कानपुर को जो इलाका था वो सब उसको लूटने के लिए डलहौजी ने इसको चेरी की उपाधि। और उसने कहा था कि ये चेरी को मैं एक दिन ज़रूर खाऊंगा। ये किसने कहा था? डलहौजी ने। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट करते चलिएगा। महाजन पद कितने थे? महाजन पद जो थे, महाजन पद भागों में जो बटे हुए थे उस समय, तो उस समय पूछा कि टोटल महाजन पद कितने थे। तो देखिए महाजन पद के बारे में थोड़ी सी मैं बता दूं कि देखिए महाजन पद के बारे में सबसे पहले जो जानकारी कहाँ कहाँ मिलती है, तो देखिए जैन धर्म जो है उनका जो पुस्तक था भगवती सूत्र में भी जो है वो 16 महाजन पद का जिक्र किया गया है। किसमें? भगवती सूत्र में। और भगवती सूत्र क्या है? भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म का वो एक धार्मिक पुत्र है। भगवती
पुस्तक है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है। तो जैन धर्म में 16 महाजनपद का जिक्र किया गया है, किसमें? भगवती सूत्र में। और बौद्ध धर्म में भी इसका जिक्र किया गया है, बौद्ध धर्म में भी इसका जिक्र किया गया है, किसमें? वो है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। दोस्तों इसमें राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है मेरी, क्योंकि ये जो है मुझे मोबाइल से ही बनाना पड़ता है वीडियो, जिससे उंगली से ही इसमें टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ी एडजस्ट कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरह से सुनिएगा। तो देखिए जैन धर्म में महाजनपद टोटल कितने थे? 16 थे। तो ये 16 महाजनपद का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है? पहला मिलता है जैन धर्म के भगवती सूत्र में, जैन धर्म के भगवती सूत्र नामक पुस्तक में। दूसरा बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय जो था, अंगुत्तर निकाय पुस्तक में मिलता है, ठीक है। किसके बारे में? महाजनपद के बारे में। और देखिए ये जो 16 महाजनपद था उसमें से जो बिहार का मगध का जो एरिया था उसमें मेन जो उसमें महाजनपद थे वो कौन कौन थे? देखिए अंग थे, जो बिहार एरिया उत्तर भारत में आते थे, अंग, मगध और वज्जी, ये सब उत्तर भारत में आते थे। इसमें से सबसे शक्तिशाली कौन महाजनपद था? तो वो था मगध। मगध का जो मगध महाजनपद था वो बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद में आता था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्ता, ये सब कहाँ के आते थे? ये सब मगध में ही आते थे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ सभी क्वेश्चन आप जो है एक एक करके नोट करते चलिएगा। सिर्फ ये जो क्वेश्चन यहाँ शो हो रहा है वो नहीं, मैं जो विश्लेषण के साथ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको भी नोट करते चलिए। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, असहयोग के समय वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन जो हुआ था, असहयोग आंदोलन, उसका वायसराय कौन था? तो देखिए असहयोग आंदोलन हुआ कब था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। ये असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिससे बहुत सारे क्या हुआ था, एक कोठरी में मतलब मैदान में सब जो उधम सिंह का जो क्या बोलते हैं, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे इसको विरोध करने के लिए, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। तो वहाँ पर क्या, जनरल डायर ने वहाँ पर सभी पर गोलियां चला दी, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे जो है जनता की मृत्यु हो गई। इसी का विरोध में यहाँ पर क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन का यहाँ पर जो है वो शुरुआत हुआ। तो यही पूछा कि असहयोग आंदोलन जब हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन के समय जो है वो है चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड जो है उस समय का वायसराय था। ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जो है जब शुरू हुआ था, एक चीज़ और इससे देखिएगा, असहयोग आंदोलन जब 1920 में शुरू हुआ था तो ये चला गया था, इसमें एक क्या बोलते हैं, इसमें शर्त रखा गया था गांधी जी के द्वारा कि ये जो आंदोलन है वो तब तक चलेगी जब तक कोई भी इसमें हिंसा ना हो। लेकिन 1922 में क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड जो है इसमें क्या हुआ, एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी जिसमें 12 के लगभग जो है वो अंग्रेज मारे गए थे। तो इसीलिए क्या हुआ, गांधी जी जो है यहाँ पर असहयोग आंदोलन को 1922 में ख़त्म कर दिया थे, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए था, फिर भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नरसंहार हुआ था उसके मुकाबले तो ये कुछ नहीं था। वो भी इसलिए यहाँ किया गया था क्योंकि यहाँ के कुछ जो अंग्रेज हैं को जनता जो है वो जा रही थी, उस पर 2-4 गोली चला दी। इस वजह से उस गुस्साए जनता ने इस पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था 1922 में। इसी को बोलते हैं चौरी चौरा कांड, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन किस वायसराय में हुआ था? चेम्सफोर्ड में। कब हुआ था? 1920 में। किसके अगेंस्ट हुआ था? रोलेट एक्ट जो हुआ था उसके अगेंस्ट में हुआ था। कब समाप्त हो गया? चौरी चौरा कांड में 1922 में। चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो उसी समय असहयोग आंदोलन जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए 5 से 6 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन में बन रही है दोस्तों, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आप नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, कपिल वस्तु की यात्रा के दौरान 4 दृश्य किसने देखे हैं? तो देखिए कपिल वस्तु का किससे रिलेटेड है? तो कपिल वस्तु जो है वो बौद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध से, गौतम बुद्ध से, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है वो कपिल वस्तु से रिलेटेड है। तो पूछ जाएगा कपिल वस्तु की जब यात्रा वो कर रहे थे तो उनको कौन सा 4 दृश्य देखे थे, वो कौन देखा थे? तो देखिए पहला का आंसर जो है वो मिल गया हमारा, कौन देखे थे? वो बुद्ध देखे थे। तो क्या देखे थे वो भी याद, देखिए 4 चीज़ कौन क्या था? तो देखिए 4 चीज़ जो है वहाँ पर देखे थे कि एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति, ठीक,
और एक बीमार हो गया, एक मृत्यु हो गया, और एक बच्चा हो गया, और एक चौथा जो है वो था सन्यासी, खुशहाल सन्यासी। ठीक है, ये 4 लोगों को जो है उन्होंने यात्रा के दौरान देखा था। ठीक है, तो इसीलिए इसी चीज़ से आहत होकर इन्होंने क्या किया, अपना घर को इन्होंने त्याग दिया था लगभग 30 की उम्र में। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो घर का त्याग कर दिया था। यहाँ पर कौन सा 4 दृश्य देखा था, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, और एक देखा था खुशहाल सन्यासी। इसलिए उन्होंने जो है घर को त्याग कर दिया था। तो कहाँ देखे थे ये, कपिल वस्तु की यात्रा के दौरान। किसने देखा था, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में जो है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस साम्राज्य के सिक्कों पे बीना बजाते हुए दिखाया गया है, मतलब कौन सा ऐसे साम्राज्य, किस राजा के साम्राज्य के समय जो है उनके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इससे क्या साबित होता है कि वो संगीत प्रेमी थे और विद्या के भी देवी के पूजक थे, ये वहाँ पर दर्शाता है। तो वो किसके समय था, किसके समय के सिक्के में ये वर्णित था, तो देखिए विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, महावीर, चंद्रगुप्त। ठीक है, तो वो था समुद्रगुप्त के समय में। किसका था, समुद्रगुप्त के समय में जो सिक्के थे उसके ऊपर जो है बिना बजाते हुए को दिखाया गया है। इससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत और विद्या देवी दोनों का पूजक था। ठीक है, समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि दिया गया था, उसे दिया गया था 100 युद्धों का विजेता। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100 युद्धों का विजेता किसको कहा जाता था, समुद्रगुप्त को ही कहा जाता था। ठीक है, तो किसके साम्राज्य में बिना बजाते हुए था, तो समुद्रगुप्त के, और 100 युद्धों के विजेता किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं लाता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेंदी भी हो जाएगी। मैं देखिए एटलीस्ट 10 क्वेश्चन लाता हूँ, जिसमें से विश्लेषण करके प्रत्येक क्वेश्चन में 5 या 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो लगभग में जो है 50 से 60 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में मेरी हो जाती है, जो बहुत ही इनफ है। ठीक है, आप क्योंकि बेवजह का क्वेश्चन करा कोई फ़ायदा नहीं, वो टाइप टू टाइप क्वेश्चन कराऊँ जो आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि अजंता में किस काल की चित्रकला है। अजंता का जो गुफा है उसमें जो चित्रकला बनाई हुई है वहाँ पर, उस गुफा में या उस गुफा में अजंता में किसकी चित्रकला का वहाँ दर्शाया गया है। तो देखिए अजंता में जो है वो गुप्तकालीन समय का है। किसके समय का है, वो गुप्तकालीन समय का वहाँ पर जो है वो दर्शाया गया है। ठीक, बहुत सारे चित्र जो है वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, गुफा 1 2 3 ऐसे करके 17 18 बहुत सारे वहाँ पर गुफाएं हैं, जिसमें से वहाँ गुफा में जो है चित्र बने हुए हैं। तो वो जो चित्र हैं वो किस समय की हैं, तो वो है गुप्तकालीन समय की है। ठीक है, वो गुप्तकालीन समय की है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कराया गया था धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, और इसी में एक क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका पुनरुद्धार किसने कराया था। पुनरुद्धार मतलब उसको फिर से जो है बनाने की कोशिश जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो धर्मपाल के ही द्वारा किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार बोलेगा, बनाया नहीं, पुनरुद्धार किसने कराया था, पुनरुद्धार भी जो है वो धर्मपाल ने ही करवाया था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों, बनाना एक पुनरुद्धार करना। तो बनाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय और पुनरुद्धार भी करवाया था धर्मपाल ने ही। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि आग का उपयोग कब से शुरू हुई थी। आग का उपयोग कब से मतलब चलन हुआ, कब से उसका यूज करना शुरू हुआ है। तो पाषाण, नवपाषाण, पूरा पाषाण या उच्च पूरा पाषाण। तो आग का उपयोग जो है वो शुरू हुआ था उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक है, आग का यूज कब से शुरू हुआ है, उच्च पूरा पाषाण काल में। और इसी समय एक और हुआ था, आग का उपयोग हुआ और उच्च पूरा पाषाण काल में एक और हुआ था, वो था होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मानव जो थे उनका उदय यहीं से शुरू हुआ था। होमोसेपियंस मतलब जो अभी हम लोग जो मनुष्य हैं वो उन्हीं को बोलते हैं होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस मनुष्य का उदय कब हुआ था, उच्च पूरा पाषाण
काल में। तो आग का उपयोग कब शुरू हुआ था? उच्च पूर्व पाषाण काल में। और होमो सेपियंस पुरुष का कब हुआ था शुरुआत? वो भी हुआ था उच्च पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, पाषाण का नवपाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल में नवपाषाण से बताया था वीडियो में, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा जाकर सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो देखिए ये जो है 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी दिया गया था यहाँ पर। कौन कौन? एक थे सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। ये 3 लोगों को एक साथ जो है वहाँ फांसी पर चढ़ाया गया था। कब? 23 मार्च 1931 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर नोट कीजिएगा। ये है कब दिया गया था फांसी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को किसको किसको? सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। ठीक है, यहाँ पर दिया गया था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी आपको। ज़रूर ये इन सभी क्वेश्चन को जो है वो नोट करते चलिएगा। और आपको अगर इसका जो भी जवाब आता है या जो भी आपको इसमें डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो, आप जो है वो कमेंट में जा कर के कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं उसका आपको सॉल्व जो है उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।